हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विथ राजा पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। तो आज आप सभी के लिए पुनः एक नए वीडियो लेकर के आ गया हूँ और आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जिनका एग्ज़ाम अगले माह होने वाला है और 10th क्लास का होने वाला है। तो इसमें आप सभी के लिए एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप 10th क्लास का स्टूडेंट नहीं हैं तो इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाने का कोशिश कीजिएगा जिनका एग्ज़ाम अगले माह 10th का होने वाला है, क्योंकि यह वीडियो उन बच्चों को ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगा। और मैं मानता हूं कि इसमें जो मैं आंसर पहुंचा दे रहा हूं ना, ये 100% बिल्कुल सही है। आप लोग बिल्कुल सर्च कर सकते हैं। तो यह वीडियो बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और जो बच्चे देख रहे हैं उनको मैं यही बात कहूँगा कि प्लीज़ अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिएगा, ताकि मैं इनसे रिलेटेड 10th क्लास से रिलेटेड आपका आंसर की जब भी एग्ज़ाम होगा ना फाइनल, उस समय मैं ही सबसे पहले अपलोड करूँगा और बिल्कुल ही सही सही। तो इसी के लिए मैं कहता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो मैं चलता हूँ क्वेश्चन पर। उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक बातें बताते हैं कि एग्ज़ाम 10th का फरवरी माह अगले माह में होना है। और आज जो मैं सब्जेक्ट लेकर के आया हूँ वो सब्जेक्ट है साइंस, जिसको हम लोग विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान 80 नंबर का क्या होता है एग्ज़ाम होता है और 20 नंबर क्या होता है प्रैक्टिकल होता है। तो 20 नंबर का मैं बात ही करूँगा नहीं, केवल क्या होगा 80 नंबर का यहाँ पर बात होगा। 80 नंबर में भी क्या होता है कि 40 नंबर ऑब्जेक्टिव होता है और 40 नंबर सब्जेक्टिव होता है। और 40 नंबर ऑब्जेक्टिव में लिए आपको 80 को क्वेश्चन मिलता है, या 80 को क्वेश्चन में आपको 40 को ऑब्जेक्टिव किसी तरह से अच्छे तरह से घस देना है। मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि आप रिस्क न लीजिएगा। अगर आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आता उसको छोड़िएगा और उसके अगला क्वेश्चन देखिएगा। जरूर 80 में से किसी न किसी 40 को जवाब आप सही मन से दे सकते हैं। और उसके बाद सब्जेक्टिव की बात हो तो सब्जेक्टिव में भी आपको चॉइस बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ पर देखिए कुल प्रश्नों की संख्या बोला है 110। तो यही बात है कि 110 प्रश्न रहेगा जिसमें कि 80 को ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब 80 को भी तुमको आपको 40 को घसना है। अगर 40 को घसना है तो आप किसी तरह से जरूर घस दीजिएगा। और यहाँ क्या होगा कि 24 को 6 को इतना क्वेश्चन सब्जेक्टिव रहेगा, इसमें से आपको आधा का ही जवाब देना पड़ेगा। तो बहुत ही आसान है आप सभी के लिए। और थोड़ा सा पढ़िएगा ना तो बहुत अच्छा नंबर आएगा। और अच्छे नंबर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही, बिना पढ़े कोई उपाय नहीं है। तो जैसा भी हो किसी तरह से आप ये 30 दिन या 30 दिन बचेगा, लगभग 30 दिन ही बचेगा है कि अच्छे तरह से पढ़े, दिन रात मेहनत करें। और मेहनत इस तरह से करें कि आप बोर्ड में जाकर ही अच्छी तरह से बोर्ड का एग्ज़ाम में अच्छी तरह से लिख सके। और उस मेहनत की में मैं भी थोड़ा सा सहयोग कर रहा हूँ कि इसका क्वेश्चन जो है ना, ये जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ ये बिहार बोर्ड द्वारा दिया हुआ क्वेश्चन। कौन? बिहार बोर्ड जो जारी करता है इंटरनेट पर, जो आप लोग देखे होंगे, कहता है कि इंटरनेट का सेट कई का होता है, 5 गो सेट रहता है। इंटरनेट पर कितने सेट रहता है? 5 सेट रहता है, जिसमें कि हम ना 2 सेट सोशल साइंस का, दो सेट सोशल साइंस का हम ना अपलोड कर चुका हूँ। क्या? इसी वीडियो पर, रीजनिंग विथ राजा चैनल का नाम है। इस पर आप जाइए, सर्च कीजिए और इसमें क्या कीजिए कि प्ले लिस्ट में जाइएगा और क्लास 10th का प्ले लिस्ट रहता है, उसमें हम सोशल साइंस का या कि 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। और 2 वीडियो में मैं अच्छी तरह से क्वेश्चन का एक्सप्लेन करके बताया हूँ। और ये सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ है और बिहार बोर्ड जारी करता है, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन टकराता है फाइनल एग्जाम में। इसीलिए मैं इस सब पर बहुत ज़्यादा ध्यान देकर के आ रहा हूँ। और आज है साइंस का पहला वीडियो। तो चलते हैं वीडियो में, बहुत ज़्यादा बकवास न करते हुए हम आगे की ओर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और बीच बीच में हम लोग बात करते रहेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप सबको भी मन नहीं लगेगा। और क्वेश्चन है 80 को। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन बता रहा है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। क्या? पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो हम आपको बता दें, ऑप्शन यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि जड़ में, ऑप्शन ए में है जड़ में, ऑप्शन बी में है पुष्प में, ऑप्शन सी में है तना में, ऑप्शन डी में है फल में। आप सबको अगर आप जानते होंगे तो प्लीज़ इस चैनल पर है, अगर आप जानते होंगे इसका आंसर तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम अभी बताते हैं इसका आंसर, कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि मैं भी देखूँ कि कितनों बच्चों को ये सब का आंसर पता है। तो चलिए इसका आंसर मैं फाइनली बताता हूँ। इसका आंसर होगा पुष्प में। पौधे में जनन कहाँ पाया जाता है? पुष्प में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी सही होगा। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बता रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अब पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस में होती है क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या है, जंतु में, कवकों में और परजीवियों में और हरे पौधे में। तो इस सभी को आप पढ़ चुके होंगे। तो इसका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस में होती है? हरे पौधे में ही केवल होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस में होती है? केवल और केवल हरे पौधे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी सही हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर
3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण का दूसरा क्वेश्चन आ गया। तब क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है। तो इसका आंसर बता देते हैं हम डायरेक्ट कि ग्लूकोज से नहीं निकलता है, सॉरी ग्लूकोज से निकलता है, इससे भी नहीं निकलता है, इससे भी निकलता है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए क्या होता है, जल से निकलता है। तो ऑक्सीजन किससे निकल, जल से अपघटन करके और ऑक्सीजन निकलता है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसमें, 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में बताते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है कि जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो इसका आंसर हम आपको बता दें कि जठर ग्रंथि अमाशय में पाई जाती है। कहाँ, कि जठर ग्रंथि अमाशय में पाई जाती है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इसका ऑप्शन बता दिए। ऑप्शन ए में स्टोमाटा में, सॉरी ऑप्शन बी में केंद्रक में, ऑप्शन सी में माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन डी में कोशिका द्रव्य में। तो हम इसका आंसर बता दें कि 5 का आंसर होगा ऑप्शन डी, कोशिका द्रव्य में। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी, अवयवी से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि सबसे छोटी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन है। सबसे छोटी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन है। तो इसका आंसर होगा थायराइड ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावित ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि पौधे के अवयवी भागों में जल के हास्य की क्रिया कहलाती है। पौधे के अवयवी भागों में जल के हास्य की क्रिया कहलाती है। अब इसका 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा निषेचन कहलाती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि घेघा रोग पनपता है। घेघा रोग किससे होता है। तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा, घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है देखिएगा कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को हम क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं प्लाज्मा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि रक्त मापने के उपकरण को कहते हैं। रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान इधर उधर भटक जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पाई जाती है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा पौधे में। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है कि निम्नलिखित में किसी में खुला परिसरण तंत्र पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा ऑप्शन सी, तिलचट्टा, जिसको हम लोग कॉकरोच भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, रक्त क्या है। रक्त क्या है। तो रक्त एक उत्तक है। क्या है, रक्त एक उत्तक है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है कि मानव मूत्र का रंग पीला किसके कारण से होता है। तो इसका आंसर है यूरोक्रोम के कारण होता है। मैं एक और बात बता दूं कि इतना स्पीड बताने का एक ही कारण है कि वीडियो लंबा ना हो। वीडियो ज़्यादा लंबा होता है तो एडिट करने में और अपलोड करने में बहुत दिक्कत होता है। इसलिए हम इस क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका आंसर मैं बताता चलता हूँ। अगर आपको पता होगा तो प्लीज़ कमेंट करते जाइएगा। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप जरूर रिवीजन जरूर कीजिएगा, देखिएगा जरूर और याद करने की कोशिश कीजिएगा। अगर याद होगा जो क्वेश्चन उसका आंसर दीजिएगा, जो क्वेश्चन याद नहीं होगा उसको वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा और उसको याद जरूर कीजिएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, तो आएगा ही। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंग जंतु है। निम्न में कौन उभयलिंग जंतु है। तो इसका आंसर होगा केचुआ। क्या होगा, केचुआ। 16 का डी। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है देखिएगा ध्यान से कि 17 में कि यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है। यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का होगा यकृत से। क्या होता है, यकृत से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है कि जैव अवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है। तो इसको थोड़ा सा कन्फ्यूज है, हम मार दिए हैं क्या, DDT। अब ऑप्शन क्वेश्चन 18 में देखते हैं कि हमारे इसका DDT। अगर आपको इसका सही आंसर पता होगा, मेरे अनुसार तो DDT है। अगर आपको इससे
अलग क्वेश्चन पता होगा, इसका आंसर पता होगा तो प्लीज़ इसमें कमेंट करके जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है, तो इसका आंसर होगा शाकाहारी। क्वेश्चन नंबर हम 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है, देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा कुआं। निम्नलिखित में कौन भूमिगत जल का उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा कुआं भूमिगत जल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है कि ऑप्शन यहाँ पर डार्विनवाद कहलाता है। क्या कहलाता है, डार्विनवाद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21 में हम हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है कि हरे पौधे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं। तो इसको बहुत अच्छा आंसर है। हरे पौधे क्या कहलाते हैं, हरे पौधे सब कुछ देते हैं हम लोग को, लेता कुछ नहीं हमसे। हरे पौधे हमको सब कुछ देता है, इसके जो है उत्पादक कहलाता है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है कि अनुत्सर्जन कारण है। अनुत्सर्जन का कारण क्या है, तो इसका आंसर होगा LH। क्या होगा, LH क्या है, अनुत्सर्जन का मेन कारण है। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 24 में कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा अग्नेयाशय में। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना बहुत ही आवश्यक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन होगा मैग्नीज का। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि निस्सलर कणिकाएँ पाई जाती है। निस्सलर कणिकाएँ पाई जाती है किसमें, नेफ्रॉन में, ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। मानव जो मस्तिष्क है उसका वजन लगभग कितना होता है, 27 का है। तो हम लोग इसका बताते हैं। 27 का ऑप्शन हो जाएगा कि यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। 27 का ऑप्शन ए हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं 1 सेकेंड के लिए। देखिए थोड़ा सा लाइन कट गया है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 27 को फिर से डिस्कस करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लाइन कट गया था। चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो इसका आंसर हम बता चुके हैं कि 27 का ए होगा। कितना, ए, मतलब कि 1.5 से 2 kg हो गया। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 28 में बोला है कि निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु लेंस द्वारा थोड़ा सा इसको इधर लगते हैं, लेंस द्वारा वाना प्रतिबिंब होगा। लेंस द्वारा वाना प्रतिबिंब क्या होगा कि ऑप्शन डी, वास्तविक और उल्टा होगा। क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 29 की ओर। क्वेश्चन 29 में क्या है कि साइड मिरर के रूप में, अब यार साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में कौन सा प्रयुक्त होता है, तो साइड मिरर के रूप में आप लोग जानते होंगे उत्तल दर्पण का ही प्रयोग होता है। 29 का ए होगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में ध्यान से देखिएगा, इसमें कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब क्या होता है, आप देखिए कि इसका आंसर होगा अब सारी भी नहीं होगा, सीधा भी नहीं होगा, छोटा भी नहीं होगा, लेकिन इसमें सभी होगा। अरे यार थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया, सभी होगा। अब सारी भी होता है, सीधा भी होता है और छोटा भी होता है। इसका आंसर क्या होगा, सभी होगा। हमको लगा उत्तल लेंस है, तो इसका क्वेश्चन क्या था, अवतल लेंस में क्या क्या का प्रतिबिंब बनता है, तो अब सारी भी बनता है, सीधा भी बनता है, छोटा भी बनता है और इनसे सभी होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 में आप ध्यान से देखिए कि एसआई का ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या बोल रहा है कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होगा, तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकीर्णन का परिणाम है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो इसका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी, 25 सेंटीमीटर, ये होगा ऑप्शन सी। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो इसका आंसर होगा एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। और हम आप बोलिएगा समझाएं, तो समझाएंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसके लिए हम थोड़ा सा इससे चलते हैं और आपको विश्वास करना चाहिए कि बिल्कुल सही इसका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो क्या होता है पुतली द्वारा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 में क्या बोल रहा है देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 37 में बोला कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है तो इसका आंसर है अवतल लेंस। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला है कि यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत अपतित हो तो परिवर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। तो परिवर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी तो फोकस से होकर गुजरेगी। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। देखिए 40 को क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला है कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। क्या नहीं होगा? एक वर्णीय प्रिज्म से गुजरेगा तो क्या नहीं होगा? 40 का ऑप्शन देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। ओ भाई कितना भाग रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला है कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का मूलतः करती है। क्या करती है? मूलतः क्या करती है? क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है कि उच्च दाब की हवा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 42 में। क्वेश्चन नंबर 42 में बोला है कि कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होता है। क्या होता है? कांच की अवतल लेंस में वायु में शक्ति होती है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। आप लोग जानते हो कि ग्रेफाइट अधातु होते हुए विद्युत का ही क्या है सुचालक है। क्वेश्चन नंबर 45 में चलते हैं। क्वेश्चन 45 में क्या है कि वक्रता त्रिज्या 1 सेंटीमीटर की अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा। वक्रता त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 50 mm। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोला है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है और तो क्या होता है। तो इसका आंसर होगा क्या अभिलंब के साथ संपाति होती है। क्वेश्चन नंबर 46 में बोला है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोल रहा है देखिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47 में बोला है कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 47 का सी कोयला। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बोला है कि कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है तो निम्नलिखित में कौन अपवर्तन के साथ अपघटित होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 48 का आंसर हो जाएगा ए विचलन होगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। क्वेश्चन 49 में क्या है कि हमारे घरों में जो बिजली आपूर्ति होती है कितने वोल्ट की होती है। तो 220 वोल्ट का होती है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 50 में चलते। 50 में क्या है कि जस्ता की परमाणु संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 50 में जस्ता की परमाणु संख्या क्या होती है? 30 होती है। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका आंसर होता है Na2CO3 10H2O। इसका क्या होगा? ऑप्शन ए 51 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षार है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 53 में चलते। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है कि हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। तो क्या होगा? Fe। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में किस विधि द्वारा होता है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में किस विधि द्वारा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्रवन विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन 55 में क्या है कि अभिक्रिया 2Zn + O2 + 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है बताना है इसमें कि आपको किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका आंसर होगा व्यवस्थापन अभिक्रिया है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन 56 क्या है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है ग्लूकोज का सूत्र क्या है। तो आप लोग जानते हो कि C6H12 और O6 है। क्या है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है कि अम्ल। क्वेश्चन नंबर 57 में बोला है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है। तो इसका होता है विलय हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं 58 की ओर। क्वेश्चन 58 में क्या है कि लिथियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। लिथियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2।
हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व क्या है? He, हीलियम को हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोला है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 60 का हो जाएगा क्या कि बी, ऑप्शन ई के हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? क्वेश्चन नंबर 61 का हो जाएगा ऑप्शन बी, ओजोन। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कि हमारा शरीर का पीएच मान क्या होगा? हमारा शरीर का पीएच मान कितना से कितना तक होने चाहिए? हमारा शरीर का पीएच मान कितना से कितना तक होना चाहिए? तो 7.8 तक होना चाहिए। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या निम्नांकित में कौन अम्ल है? निम्नांकित मतलब निम्नलिखित में जो 4 ऑप्शन है इसमें से हमको अम्ल ढूंढना है। क्या अम्ल ढूंढना है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, H2SO4। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या बोला है कि निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक है? क्या है? संश्लेषित सूचक है। इसका आंसर होगा हल्दी। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या बोला है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? इसका आंसर कार्बोलिक अम्ल। थोड़ा सा देखिए क्या होता है कि बोलने में बहुत वीडियो बनाने के क्रम में ना ज़्यादा स्पीड में बोलते हैं और बोलने के क्रम में हमको ना थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो इसके लिए सॉरी, माफ़ी मांगता हूँ और थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, धीरे धीरे सुधर जाएगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। क्वेश्चन नंबर 66 में बोला है कि कॉपर पेराइड्स का रासायनिक संगठन है 7, तो इसका मतलब कि 66 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, CuFeSO2 यही है संगठन, मतलब कि सूत्र इसका। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु को किसको कहते हैं? हम न इसको कहते हैं, न इसको कहते हैं, न इसको कहते हैं, किसको कहते हैं? इसको कहते हैं ऑप्शन बी, 67 के ऑप्शन बी, जिसको हम लोग कहते हैं सोना। क्वेश्चन नंबर 68 में चलते हैं। क्वेश्चन 68 में क्या? निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका आंसर हो जाएगा Cu। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में। क्वेश्चन 69 में क्या कि किसी धातु के वाहतम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी अधातु के वाहतम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कितना होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या बोला है कि पीतल निम्नलिखित में किसके मिश्रण होता है? पीतल निम्नलिखित में किसका मिश्रण है? तो इसका आंसर होगा कॉपर और जिंक का। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या बोल रहा है देखिएगा थोड़ा ध्यान से कि निम्नलिखित में कौन समव्यापी है? समव्यापी है 71 का हो जाएगा ऑप्शन ए, मिथाइल एल्कोहल और डाइमेथिक ईथर। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में। CH3O और यार इधर हो जाओ, इसका IPU मतलब कि IUPS नंबर प्रणाली का क्या होगा? इसका नाम बताना है। तो 72 का ऑप्शन हम बता देते हैं कि ऑप्शन हो जाएगा डी, एथिल मेथिल ईथर। क्वेश्चन नंबर 73 में बोला है कि लोहे की अभिक्रिया भाप से करने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है? क्या होता है? लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है? तो क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन बता दें, ऑप्शन FeO क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 74 में चलते हैं। 74 में क्या बोला है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, तो आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या होगा? तो आवर्त सारणी में देखिए वर्ग संख्या क्या होगा आप लोग पता चाहिए, पीरियोडिक टेबल आपको लोग को याद करना जरूरी है। तो क्या होगा? 15 होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए 15। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 75 में। क्वेश्चन 75 में क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, तो Fe। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 76 की ओर। 76 में क्या बोला है कि एक मिश्र धातु में 90% Cu और 10% चिन्ह है, तो इसका मिश्र धातु का नाम क्या होगा? इस मिश्र धातु का नाम क्या होगा? तो सोल्डर नाम होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 77 में। क्वेश्चन 77 में क्या है कि जिंक सोडियम ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनाता है? क्या बनाता है? प्रतिक्रिया कर बनाता है। और 77 का ऑप्शन हो जाएगा डी, ZNO बनाता है। क्या यार? ZNO बनाता है, जो है ZNO, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 78 का बोला कि निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ये ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करती? क्या करती है? ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, Hg। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 79 में, लास्ट एंड अंतिम, मतलब कि चलते हैं क्वेश्चन नंबर का। अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य कहलाते हैं। अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। और क्वेश्चन नंबर चलते हैं लास्ट
80 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि निम्नांकित में, देखिए निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातु के तार बनाए जाते हैं, किस धुन के कारण, किस ऊष्मीय चालकता के कारण धातु के तार बनाए जाते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने 80 का जवाब मैंने 80 में 80 दे चुका हूं, और इसमें आपको थोड़ा सा 1-2% लगभग हो सकता है, गलती मैं नहीं बोलता हूँ, 1-2% हो सकता है। इसके लिए आप भी जानते होंगे, अगर जानते होंगे तो बता दीजिएगा। एक मैं बता दिया था कि जो डाउट है एक ही हम डाउट बताए थे, उसका तो कोई में डाउट नहीं, सब 100% बिल्कुल सही है। तो अगर चैनल से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, अगर आपको फ़ायदा नहीं भी हो रहा है तो उन बच्चों तक आप पहुँचाइए जिनको फ़ायदा होगा, समझ गए। और उन बच्चों तक जरूर पहुँचाएगा जिनको फ़ायदा होगा, और उनको ये वीडियो जरूर दिखाएगा, क्योंकि उनको फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि उनके रिलेटेड का ये वीडियो है। और एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी आ रहा है, 17 फरवरी से होने वाली है एग्ज़ाम, और पहला दिन ही मैथ है। तो आपको याद रहना चाहिए कि अगला वीडियो जो होने वाला है मैथ का ऑब्जेक्टिव का होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बच्चों तक जरूर से जरूर पहुँचाइएगा जिनका एग्ज़ाम अगले महीना मैट्रिक का होने वाला ही है। और ये सभी वीडियो जो मैं डालता हूँ, इस सभी वीडियो में इसमें सोशल साइंस का 2 वीडियो डाल चुका हूँ, और ये हो गया एक साइंस का 3 वीडियो हो गया। और उससे पहले मैं पिछले ईयर का जो आंसर की अपलोड किया था ना, उसका भी वीडियो आपके यहाँ चैनल पर मिलेगा। तो इस चैनल पर आप जा करके देख सकते हैं, हिंदी का, संस्कृत का, सोशल साइंस का, साइंस का, सभी मैथ का भी पिछले ईयर का क्वेश्चन जो था उसका मैं आंसर की पिछले साल ही सबसे पहले अपलोड करता था, उसका भी वीडियो है। और आप लोग को इस बार भी सबसे पहले आंसर की मैं अपलोड मैं ही करूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि उस समय आपको आंसर की और आंसर मिलाने में आपको दिक्कत ना हो। और आज से मैं रेगुलर एक वीडियो अपलोड करता ही रहूँगा, और इसलिए करता रहूँगा क्योंकि आपको जितना बार वीडियो देखेंगे रिविज़न होगा, और रिविज़न के साथ साथ आपको दिमाग में परीक्षा समय याद भी रहेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन हम सब्जेक्टिव की ओर डिस्कशन देखते हैं, टाइम कितना बहुत ज़्यादा वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो हम लोग इस पर सब्जेक्टिव की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो अपलोड करने में दिक्कत होता है हम लोग को। तो सब्जेक्टिव की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करते हैं। तो इससे पहले हम आपको कहते हैं कि प्लीज़ एक बार और रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, और वीडियो को बहुत से ज़्यादा जितने भी ग्रुप यहाँ होंगे सभी तरफ शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं, बाय, थैंक यू।